Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily editorial analysis covering 20th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले एडिटोरियल के साथ. Now the title of this editorial is Demolition Drives Violate International Law. Now इस इशू के अंदर बेसिकली जब इंडिया में रिसेंटली रामनवमी की प्रोसेशंस हुई उस दौरान इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कम्युनल क्लैशेस ब्रोक आउट हुए. एंड ऐसा ही एक कम्युनल क्लैश मध्य प्रदेश के खारगोन में भी हुआ. नाउ इस कम्युनल क्लैश के बाद देखा गया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वो लोग जो कि एलिजली इन्वॉल्व थे इस पूरे राइट के अंदर उनके जो हाउसेस थे उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया. सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बुलडोज द हाउसेस ऑफ दोज हु वर एलिजली इन्वॉल्व इन दिस राइट. नाउ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि ये जो डिमोलिशंस किए गए हैं, जो घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया है, दिस वाज कैरिड आउट इन रिस्पॉन्स टू दी इलीगल एनरोचमेंट्स. तो वहाँ पे इलीगली जो एनरोचमेंट्स थी उनके रिस्पॉन्स के अंदर उनके घरों को बुलडोज किया गया है. हाउएवर नाउ द फैक्ट इज़ दैट कि ये जो आर्बिटरी डिमोलिशंस की गई हैं, जो आर्बिटरीली कुछ लोगों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाए गए हैं, this has been carried out against the alleged writers of one particular community and especially immediately after the riots. तो इट काइंड ऑफ शोज़ कि ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट की तरफ ये एक रिफ्लेक्ट करता है. नाउ यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो बुलडोजिंग मशीन्स का इस्तेमाल आजकल स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं, दीज आर एक्टिंग लाइक अ न्यू सिंबल ऑफ ब्रूट स्टेट पावर. नाउ इससे स्टेट सिर्फ और सिर्फ लोगों के घरों को डिमोलिश नहीं कर रही हैं, दुकानों को डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो डिमोलिशिंग द रूल ऑफ लॉ एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. ये जो एक आइडिया आया है, द आइडिया ऑफ सर्विंग जस्टिस क्विक एंड कोल्ड, जिसके अंदर इवन उत्तर प्रदेश के अंदर भी बुलडोजर्स को यूज़ किया गया था. So, in the wake of protests against Citizenship Amendment Act 2019, even Uttar Pradesh government passed the orders to recover damage from those who were allegedly involved in destroying public property. And rather इसके बाद तो उत्तर प्रदेश के अंदर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का भी प्रोसेस शुरू हुआ. And Uttar Pradesh government enacted a particular act which is Recovery of Damages to People and Private Property Act 2020. तो तब भी बहुत सारे लोगों ने इसे पॉइंट आउट किया कि स्टेट जो अपनी पावर्स को यूज़ कर रही हैं वो जो हमारे डोमेस्टिक लीगल प्रोविजंस हैं उसे वायलेट कर रहे हैं. हाउएवर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ये इलिस्ट्रेट किया गया है कि ये जो हाउसेस के ऊपर जो बुलडोजिंग चल रही है, दिस एक्ट ऑफ बुलडोजिंग द हाउसेस विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस एंड लीगल सैंक्शन, इट ऑल्सो ब्रीचेस इंडियाज़ इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस. इस एडिटोरियल में हम ये समझेंगे सबसे पहले कि राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग क्या है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग एक फंडामेंटल राइट है या नहीं. पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो देखेंगे. एंड दे विल ऑल्सो सी दैट इज़ दिस अ राइट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस. वो कौन कौन से इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस हैं जिनके साथ यहाँ पे हमारे पास राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग आता है. तो इस पूरे इशू में लेट्स डिस्कस दिस एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट्स एंड देन व्हाट कुड बी आवर वे फॉरवर्ड. नाउ सबसे पहले अगर हम देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग है या नहीं, so the answer is yes. According to Article 21, Article 21 के according right to housing is our fundamental right. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो फ्रेमवर्क है उसमें भी वेल डॉक्यूमेंटेड है. एंड एक और चीज़ याद रखिएगा दैट इट इज़ बाइंडिंग ऑन इंडिया. नाउ यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक
Universal Declaration on Human Rights. We have Universal Declaration on Human Rights, और इसके भी अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें तो इट स्टेट्स दैट everyone has the right to standard of living adequate for health, well-being for himself and his family, including food, clothing, housing and medical care. So this is right to adequate housing. It is even mentioned in Universal Declaration of Human Rights. Similarly, हमारे पास आता है International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Now, it also recognizes that it is the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, which includes food, clothing, housing, roti, kapda, makan. ये सब का basic right है. This is our human right. And इसी के साथ साथ it is also our right to continuously improve our living conditions. So this is a right according to Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Now, according to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the countries are under an obligation. जिसके थ्रू कंट्रीज़ को कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने होंगे कि उस कंट्री में रहने वाले हर एक पर्सन के ये जो राइट्स हैं, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल केयर, ये सब पूरे हो सकें. So all these rights which are recognized in the international covenant, they can be restricted by the state. उनको state restrict कर सकता है, limitations लगाई जा सकती हैं, but only in that manner if those restrictions are compatible with the nature of these rights. इन राइट्स के अगेंस्ट जाके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते. रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लगा सकती हैं विच आर कंपैटिबल विद द नेचर ऑफ दीज राइट्स, एंड जो उसका सोल होना चाहिए दैट इज़ टू प्रमोट द सोसाइटीज़ जनरल वेलफेयर. ओनली देन सम रिस्ट्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड. हाउएवर, कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर आप इस राइट के ऊपर लगाते हैं विच आर गिवन इन दिस इंटरनेशनल कोवेनेंट, such as right to adequate housing, it cannot lead to destruction of these rights. आप इन rights को destroy नहीं कर सकते by applying any limitation. So, international जो law है हमारे पास, it also prohibits the arbitrary interference in an individual's right to property. एक तो हमारे पास right to adequate housing है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये भी प्रोहिबिट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है उसमें आप आर्बिट्ररीली इंटरफेयर नहीं कर सकते. एंड फॉर दिस वी इवन हैव आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच स्टेट्स दैट नो वन शेल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररीली इंटरफेयर विदिन द प्राइवेसी ऑफ one's property. एंड सेम राइट इंटरनेशनल कोवेनेंट में भी है. आर्टिकल 17 ये कहता है दैट एवरी वन हैज़ राइट टू ओन देयर प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर्स. खुद भी रह सकते हैं और बाकियों के साथ भी अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं. बट नो वन शेल बी आर्बिट्ररीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी. किसी को आप आर्बिट्ररीली उनकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव ऑफ नहीं कर सकते. किसी की भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के अंदर आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस, इट इज़ द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. So these all are some of the major international legislations which are related to right to adequate housing. इसके बाद अब पहले हमने देख लिया कि right to adequate housing है हमारे पास, and similarly we also have our right which prohibits the arbitrary interference in one's individual right to own property. Then we also want to discuss the instances of forced evictions. Now, forced evictions के लिए सबसे पहले let's move towards the Office of High Commissioner for Human Rights, जिसे commonly हम United Nations Human Rights Office भी कहते हैं. Now, the mandate of this office is to promote and protect human rights which are guaranteed under international laws. And as we have seen that international laws has elaborated on the content on the right to adequate housing. इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने एक इंटेग्रल एलिमेंट दिया है इन द राइट ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग, दैट इज़
प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स्ड eviction. सो जब भी हम राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग बना रहे हैं, साथ ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस भी डिफ़ाइन करते हैं कि हमें फोर्स एविक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. सो फोर्स एविक्शंस कुड बी परमानेंट और टेम्परेरी रिमूवल अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडिविजुअल और अ फैमिली और अ कम्युनिटी फ्रॉम देयर होम और द लैंड दे ऑक्यूपाई. So without any provision, without any appropriate legal or form of protection, हम किसी को भी आप उनके घर से, उनके लैंड से फोर्सफुली evict नहीं कर सकते. सो 3 चीज़ें: राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस इन वंस होम और द प्रॉपर्टी, एंड देन freedom against forced eviction. These are some important components when we talk about the right to adequate housing. लेकिन जो recent incidents इंडिया में हुए हैं, as we saw that मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वो alleged rioters जो कि alleged थे, उनके घरों पे बुलडोज़र चलाया. Now this amounts for forced eviction and arbitrarily interference in individuals' home, and therefore this breaches our international obligation. इसके अलावा इस एक्शन को हम इंटरनेशनल लॉ में डिफेंड कर सकते हैं ओनली इफ़ वी कैन शो दैट द फोर्स्ड eviction was done as per the law and it is in conformity with the provisions of human rights covenant. क्योंकि कहा गया है कि जो भी लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं, कुछ भी किया जा रहा है, इट शुड बी इन लाइन विद द ह्यूमन राइट्स. तो अगर ये एक्शन डिफेंड होगा, ओनली देन दिस कैन बी डिफेंडेड अंडर द इंटरनेशनल लॉ. एंड देर इज़ वन मोर रिक्वायरमेंट कि जो स्टेट एक्शन लिया गया है, क्या ये नेसेसरी था, क्या ये प्रोपोर्शनेट था, इसे भी एग्जामिन किया जाएगा. नाउ इट इज़ अनलाइकली दैट कि जो फोर्स्ड एविक्शन है उसे आप लॉफुली डिफेंड कर सकें, स्पेशली गिवन द टाइम ऑफ दिस होल इंसिडेंट, गिवन द टाइम ऑफ दिस इंटायर एविक्शन. सो एवरीवन विल वंडर कि जो डिमोलिशंस किए गए हैं, इज दिस अगेंस्ट द इलीगल इनरोचमेंट्स, या फिर ये अथॉरिटीज़ ने जो इविक्शंस किए हैं दिस वाज डन ऑन द डे ऑफ राइट्स. क्या ये पहले भी हो सकते थे, बट ये डे ऑफ राइट्स पे ही क्यों किए गए? तो ये सभी क्वेश्चंस इस एक्शन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं टू बी जस्टिफाइड अंडर द इंटरनेशनल लॉ. नाउ हियर इफ वी टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, हियर कम्स द रोल ऑफ जुडिशरी. वी नीड जुडिशियल इनकॉर्पोरेशन. नाउ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो लॉ हैं, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज जुडिशियली इनकॉर्पोरेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के लीगल सिस्टम में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट करना किसकी जिम्मेवारी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है. नाउ वी हैव सम केसेस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एंड वेरी फेमस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे that all the fundamental rights which are guaranteed under the constitution, they must be read and interpreted in the manner that would enhance their conformity with the international human rights law. हमारे भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इस तरह से रीड किया जाएगा, इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा कि जो इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स लॉ चल रहे हैं ये उसके साथ कन्फर्मिटी में रहें. सो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, it is the custodian of Indian constitutional order. So it is high time for judiciary to act and to impose necessary checks and balances to kind of put these balances on the exercise of the power of executive. Court should use these international laws to counter the nationalist populist discourse. So judicially को जो international human rights हैं इंडिया में उनकी एप्लीकेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, इसे लेकर जुडिशरी को इनकॉर्पोरेट करना होगा. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया. वेल, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटी, एंड इस एडिटोरियल में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया. We will understand that why improving ease of doing business is our priority, is our major priority,
एंड व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जब हमें मेजर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता होंगी, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द प्राइसिंग डिस्टॉर्शंस आर हैपनिंग एंड हाउ दे हैव बिकम द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज फॉर द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, as this article focuses to set the price distortions right. And then we'll also discuss how this will impact job creation, कौन से concerns इससे linked हैं, and what could be the way forward of reducing the cost of doing business and how the prices are distorted in Indian economy. तो जब भी हम इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फोकस जो रहता है दैट इज़ टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शंस विच वर जनरेटेड बाय अर्लियर एक्सेसिव माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ना पहले अभी तो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो चुका है, वी हैव ओपननेस टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक ओपन फ्री मार्केट इमर्ज हो चुकी है, बट इससे पहले वी हैड अ माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। तो उससे जो डिस्टॉर्शंस हमारी इकोनॉमी में आई हैं उसे धीरे 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 करके हम दूर कर रहे हैं, एंड इसमें एक बड़ा पहलू आता है टू इम्प्रूव द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ उसमें भी हमारा फोकस रहने वाला है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। नाउ यहाँ पे जो बड़ा पॉइंट जो इसे अफेक्ट करता है द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, दैट इज़ गवर्नमेंट इंड्यूस्ड प्राइस डिस्टॉर्शंस। गवर्नमेंट किस तरह से प्राइस डिस्टॉर्शंस हमारी इकोनॉमी में इंड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इंक्रीज़ होता है, वो हम इस एडिटोरियल में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। नाउ हमारी ओपन इकोनॉमी में जो प्राइस डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं इसकी वजह से जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जब होती है तो देयरफॉर कॉम्पिटिटिवली हमारे जो गुड्स हैं वो डिसएडवांटेज पे चले जाते हैं, एंड इसका सीधा सीधा असर इंडिया में होने वाली जॉब क्रिएशन पे भी होता है। नाउ वी ऑलरेडी नो कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं सो वी हैव रिलेटिव लैक ऑफ सक्सेस इन आर मैन्युफैक्चरिंग, एंड देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जो उसका आउटकम है वहाँ पे भी अभी तक हम हमारे फुल पोटेंशियल को अनलीश नहीं किए हैं। So therefore, let's see that what are those government induced price distortions and how do they negatively impact our domestic value addition and how do they make it competitively on a disadvantageous side. तो सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से जो प्राइस डिस्टॉर्शन होती है इसका हम एग्जांपल लेते हैं विद प्राइस डिस्टॉर्शंस हैपनिंग इन पेट्रोल एंड डीजल। नाउ इंडियन या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करें, मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए एनर्जी इज़ वन ऑफ द प्राइम एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, एंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी और दिस एंटायर फैक्टर ऑफ एनर्जी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। सो इंडिया की अगर हम बात करें, अर्ली डेज में कार्स को लग्जरी गुड्स के तौर पे कंसिडर किया जाता था, एंड देयरफॉर पेट्रोल के ऊपर काफ़ी हाई एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। लेकिन जो डीज़ल था, क्योंकि डीज़ल वाज यूज्ड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इट वाज वेरी एसेंशियल नीड, तो देयरफॉर डीजल्स के जो प्राइसेस थे उसको चीपर रखा गया, वेराज जो पेट्रोल के प्राइसेस थे, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियों में डल रहा था, कार्स में डल रहा था जिसको लग्जरी गुड के तौर पे कंसिडर किया जाता था, तो पेट्रोल के दाम ज़्यादा थे, डीजल के दाम कम थे। नाउ इस प्राइस डिफरेंस की वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू दी डीजल लेड सर्ज इन दी सप्लाई। इससे वो डीज़ल कार्स आनी शुरू हो गई, एसयूवीज़ आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि डीज़ल का प्राइस तो कम चल रहा था। नाउ इससे क्या हुआ कि धीरे 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 डिस्टॉर्शन होनी शुरू हो गई। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, अब तो कार्स में भी डीजल डल रहे हैं, एसयूवीज़ भी डीजल वाली आ गई हैं, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने डीजल के प्राइसेस को इंक्रीज़ करना भी शुरू कर दिया। एंड नाउ इफ वी सी जो प्राइस डिफरेंस पेट्रोल और डीजल में है दैट इज़ वेरी मार्जिनल। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर जो इतने हाई टैक्सेस जो लगाए जाते हैं, एंड इससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी क्रिएट होना शुरू हुआ, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट बिकेम डिपेंडेंट kind of on the taxes which are levied on the petrol and diesel, and even that is the reason why the petrol and diesel they are kept out of GST as well. एंड अब रिसेंटली हमने देखा कि द गवर्नमेंट वाज रेजिंग द टैक्सेस ऑन दीज फ्यूल्स, ताकि कोविड-19 की वजह से जो फिजिकल इम्पैक्ट हुआ है उसे मॉडरेट किया जा सके।
एंड इससे फर्दर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हुए और इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का इम्पेटस बढ़ा। सो जो रियल एडवर्स इम्पैक्ट इससे होता है, आप देखें कि टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर रहा है इससे। नाउ इन पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस इंक्रीज़ होने से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गुड्स की वो बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड दिस इज सेड दैट इफ़ वी टॉक अबाउट दी कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके कंपैरिजन में इंडिया में वी हैव ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो देयरफॉर दाम बढ़ेंगे हमारे गुड्स के। तो अगर दाम बढ़ेंगे, दूसरा कोई कंट्री है जो कि कम दाम पे दे रहा है, तो यहाँ पे इंडियन गुड्स थोड़े कॉम्पिटिटिवली डिसएडवांटेज पे चले जाते हैं, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स जो आ जाता है, वो कंपैरेटिवली हायर है। तो इसका सोल्यूशन क्या है ना? सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लेकर आना चाहिए। अभी जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल इंक्लूड नहीं होते हैं ना। अगर हम मान के चलें कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी की हाईएस्ट स्लैब में रखा जाए, दैट इज़ ऑफ 28%, इवन देन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल वुड बी अराउंड 60 रुपीज़ पर लीटर। सो इसके ऊपर किस तरह से गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को फर्दर मैनेज करेगी, जीएसटी के अंडर आएगा तो कौन कौन से प्रोविजंस होंगे, इसको लेकर फर्दर और डिस्कशंस होनी चाहिए। दिस कुड बी अ वे जिससे कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इंडिया के अंदर डिक्रीज़ किए जा सकते हैं। Another factor which is important, that is electricity, right? एनर्जी के बाद अगला बेसिक फैक्टर जो इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक 400 रुपीज़ पर टन का जो सेस है वो कोल के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज जनरेट करती है, जिससे कि फर्दर रिन्यूएबल एनर्जी की प्रमोशन के लिए, हमारी इकोनॉमी की डीकार्बोनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो इस सेस से आने वाली जो रिसीट्स थी उनको सडनली डाइवर्ट किया गया फॉर मेकिंग गुड, एंड द शॉर्टफॉल इन टैक्स रिसीट्स ऑफ द स्टेट्स, इससे जो स्टेट्स की टैक्स रिसीट्स है उसकी जो शॉर्टफॉल्स हो रही थी उसकी तरफ इसे डाइवर्ट किया गया। तो अगर हम हमारी प्रेजेंट कंजम्पशन देखें, लेट्स से द प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल, इट जनरेट्स अराउंड 40,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सेस कोल के ऊपर लगाया जाता है, जो एडिशनल कॉस्ट लगाई जाती है, 2/3 ऑफ द एडिशनल कॉस्ट इट इज़ बी टेकन बाय द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। ना यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, रेलवे की एग्जांपल लेते हैं। तो अब रेलवेज़, अब इलेक्ट्रिसिटी जो कोल है उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो अब क्या होगा कि रेलवेज़ अपने पैसेंजर फेयर्स को इंक्रीज़ नहीं कर पाते टू कवर देयर कॉस्ट। इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो क्रॉस सब्सिडाइज कर देते हैं। पैसेंजर ट्रैफिक की बजाय, पैसेंजर ट्रेन्स के प्राइसेस बढ़ाने की बजाय, वो गुड्स फ्रेट के जो गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी वाले जो हैं जहाँ से गुड्स जाते हैं, उनके प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। एंड रादर दे चार्ज ट्वाइस द एक्चुअल कॉस्ट फॉर कैरिंग कोल टू द थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि वहाँ से वो अपने आप को क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। सो इससे फर्दर लेट्स से अब थर्मल पावर प्लांट में जो कोल जा रहा है वो रेलगाड़ी से आ रहा है, उसके पैसे बढ़ चुके हैं, तो इससे उनका जो खर्चा है वो इंक्रीज़ हो गया। एंड देयरफॉर नाउ व्हाट विल द थर्मल पावर प्लांट विल डू, दे विल इंक्रीज देयर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, जिस रेट पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे रहा है, क्योंकि उनको भी अपने जो लॉजिस्टिक्स हैं उसको मेंटेन रखना है। नाउ उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, अब जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड कंजम्पशन के जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उसे सब्सिडाइज़ किया जाता है, उसे कम टैरिफ्स पे दिया जाता है। वेयर एज जो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसके टैरिफ्स हायर होते हैं। तो इससे ओवरऑल हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स वो बढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस हैं वो भी इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा हैं। देयरफॉर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ हमारा अगेन जो कंपटीशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एंड कॉम्पिटिटिवनेस जब कम हो जाएगी तो अल्टीमेटिवली हमारी इंडिया के में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, एंड जब ग्रोथ ही कम हो चुकी है तो जॉब क्रिएशन भी कम होगी। तो
बेसिकली हमें ये जो सारा प्रोसेस है इसे यूज़र फ्रेंडली बनाना होगा ना। सबसे पहले अगर हम लैंड की बात करें, एक और बड़ा फैक्टर आता है लैंड, इफ़ वी टॉक अबाउट डूइंग बिजनेस इन इंडिया। सो इट्स जस्ट नॉट दिस कि बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए लैंड एक्वायर करना मुश्किल होता है, और साथ ही में द प्राइसेस ऑफ द लैंड गोज़ अप इफ़ इट इज़ नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस। सो इंडिया हैज़ हैड अ रियल एस्टेट एसेट प्राइस बबल। अगर हम देखें तो फार्मिंग के अराउंड जो रिटर्न्स आते हैं दैट इज़ अराउंड 2%, इट इज़ फार लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर बिजनेस के लिए लैंड यूज़ हो रहा है, देन वी सी द लैंड यूज़ कन्वर्जन, रीडेवलपमेंट प्रोसेसेस, इन सब को हमें यूज़र फ्रेंडली बनाना होगा। वी नीड टू कंबाइन दिस विद पब्लिक प्रोविजंस, एंड जो हमारे इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी है उसे हमें अपग्रेड करना होगा, ताकि जो सप्लाई साइड के ऊपर जो चैलेंजेस हैं वो रिड्यूस हो सके, एंड देयरफॉर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो सके। ना जब तक हमारे इंडिया में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगा, हमारे गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम रहने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कम रहने वाली है, और इसीलिए जॉब जनरेशन भी कम रहने वाली है। तो एक और चीज़ हमें यहाँ पे रियलाइज़ करनी होगी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इट कैन क्रिएट जॉब्स फॉर यंग जनरेशन। गवर्नमेंट जॉब्स उतनी नहीं हैं, गवर्नमेंट सेक्टर इतनी बड़ी जनरेशन को अकोमोडेट नहीं कर सकता। So therefore we need to make these paths feasible so that we can reduce the cost of doing business, and ताकि इंडिया के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सर्ज आ सके एंड वी कुड क्रिएट जॉब्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल एक की वर्ड के ऊपर बेस्ड है विच इज़ पैनऑप्टिकोनिज्म। वेल, पैनऑप्टिकोनिज्म को लेकर एक डिसिप्लिनरी थ्योरी बेस्ड है। इट इज़ थ्योरी बेस्ड ऑन पैनऑप्टिकॉन। पैनऑप्टिकॉन बेसिकली एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होता है जिसे कि एक मेटाफॉर की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द सिस्टम ऑफ सर्वेलेंस। तो बेसिकली ये मान लीजिए कि पैनऑप्टिकॉन एक हमारे पास सर्कुलर बिल्डिंग है जिसके अंदर सेल्स बनाए गए हैं, एंड विद इन द वॉल्स देर इज़ एन ऑब्जर्वेशनल टावर एट द सेंटर। तो जो गार्ड है वो प्रिजनर्स को जो कि इन ऑब्जर्वेशनल टावर्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन प्रिजनर्स इन टावर्स को ज़रूर देख सकते हैं बट दे कैन नॉट सी एनीथिंग इनसाइड इट। सो देर इज़ एन एम्बिग्यूटी अबाउट वेदर और नॉट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, फोर्स द प्रिजनर्स टू कंडक्ट देमसेल्व्स ऑल द टाइम, कि यहाँ पे मुझे कोई ना कोई देख रहा है, तो ये देखते हुए कि हाँ उनको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, सो प्रिजनर्स यूज टू कंडक्ट देमसेल्व्स ऑल द टाइम। तो इसे लेकर हमारे पास ये जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल है इसे एक फ़िलोसफिकल थ्योरी के अंदर ट्रांसफॉर्म किया गया बाय मिशेल फौकॉल्ट, एंड इससे उन्होंने समझा कि हाउ सर्विलेंस हैज़ चेंज्ड द पावर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल। ना इस सर्विलेंस को हम हमारा जो प्रेजेंट डे CCTV कैमरा है, वी कैन टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, how this theory works, how people become cautious about how they are behaving irrespective of whether camera is functional or not। चाहे कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखते हुए कि यहाँ पे कोई कैमरा लगा हुआ है, anybody can see me, तो therefore our behavior, our we became more cautious। तो इसे लेकर पैनऑप्टिकोनिज्म की जो थ्योरी थी उसे माइकल फौकॉल्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इन हिज बुक विच इज़ कॉल्ड एज डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, द बर्थ ऑफ द प्रिजन। एंड इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो न्यू मॉडल ऑफ सर्विलेंस आ चुका है सोसाइटी का, इसे एक्सप्लेन किया गया था। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस पैनऑप्टिकॉन इज़ बेसिकली सर्कुलर बिल्डिंग जिसके सर्कुलर वॉल्स होंगी और विद एन ऑब्जर्वेशनल टावर इन द सेंटर। सो जो गार्ड है वो प्रिजनर्स को ऑब्जर्व कर सकता है थ्रू दिस ऑब्जर्वेशनल टावर, लेकिन प्रिजनर्स टावर को ज़रूर देख सकते हैं बट दे कैन नॉट सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड। तो इससे दे कम्स द डिफरेंस इन हाइट एज वेल एज शटर्स एंड ब्लाइंड्स, जो भी हैं वो आप उनको देख सकते हैं बट यू कैन नॉट सी कि अदर पर्सन क्या देख रहा है। सो ये हमारे बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आता है। सो दिस वॉज द परफेक्ट आइडिया फॉर प्रिजन, क्योंकि इट वॉज विजिबल कि दिस इज़ अनवेरीफाइबल एंड देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ सर्विलेंस, जिससे कि एक ऑर्डर और डिसिप्लिन प्रिजन्स में आया। इससे जो रिफॉर्म ग्रुप्स थे वो ऑल्टर हुए, रिफॉर्म हुए, एक प्रिजर्व मॉरल्स जो थे वो वॉल्स ऑफ प्रिजन के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। तो अगर हम थ्योरी देखें तो ये जो आइडिया है सर्वेलेंस का,
इससे हमारी जो पावर रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिविजुअल वो अफेक्ट होती है। सोसाइटल कंट्रोल यहाँ पे चेंज हो चुका है आफ्टर द पोस्ट पेनॉप्टिकॉन। तो अगर हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करें, सो Foucault ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ही बिलीव्ड कि जो विजिबिलिटी है दिस वॉज अ ट्रैप that coerce people into disciplining themselves and behaving in a way that pleased the system of power and knowledge. So they were behaving according to this. तो Foucault ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एक इनविजिबल ऑब्जर्वेशन किस तरह से सिस्टम्स को हेल्प कर रही है टू कंट्रोल दीज प्रिजन स्ट्रक्चर्स। तो अगर एक इनविजिबल सर्वेलेंस इस तरह का फीचर इंस्टॉल कर सकती है सोसाइटी में दैट पीपल आर सेल्फ रेगुलेटिंग देमसेल्व्स, then the total surveillance at any cost. Just because seeing that they're being observed constantly, the people are self-regulating themselves even if nobody is observing them. And this even makes the panoptic surveillance more economical and efficient than the total surveillance. इससे ऐसे आउटकम्स आ रहे हैं दैट दिस सिस्टम कंट्रोल्स जो कि एक्चुअल वायलेंस को भी अनलीश नहीं होने देते। So there is structural violence है wherein people are devoid of freedom of owing to their psychological fear of being watched. So this is one way of attainment of information which can be further used to control citizens. तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पैनऑप्टिकनिज्म है दिस वुड स्प्रेड एंड इससे हमारी सोसाइटी में अनप्रेसिडेंटेड कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द सिस्टम ऑफ कंट्रोल which would use its own benefit at the cost of individual freedom. So आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज के न्यूज़पेपर में आए हैं उसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।